नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित भार्गव एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका अपना संस्थान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की सीरीज संचालित करता है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने एक पेपर लेकर के आए हैं। और इस पेपर की अगर हम बात को समझें तो जो कब आयोजित हुआ है, तो इस पेपर की अगर हम बात को समझें बेटा, तो ये पेपर आयोजित हुआ है 9/11/2020 को और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है बेटा। इसके बारे में हम सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन के रूप में हमको यहाँ पर कहा गया है, जंतु जगत में एक वास्तविक देह गुहा पहली बार दिखाई दी थी। अगर बॉडी सिलोम की, जिनको हम ट्रू सिलोम एनिमल्स कहते हैं, तो वास्तविक देह गुहा वाले जीव हमको सबसे पहले संघ एनेलिडा में दिखाई दिए थे। और दूसरी बात, खंडित शरीर मतलब खंडों में विभाजित जो शरीर है, उन जीवों की अगर बात की जाए तो वह जीव वे हमको कहां पर दिखाई दिए हैं, तो एनेलिडा संघ में ही दिखाई दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्र में भाग ए क्या दर्शाता है। मतलब हमको बोल दिया है कि ये जो ए है ये क्या दर्शा रहा है। तो यहां पर अगर हम बात को समझें तो हमें यहां पर संवहन बंडल बना करके दिया गया है। इस संवहन बंडल की संरचना में हमसे कहा गया है कि भाई साहब, आपको यहां पर एक कंडीशन ये दे रखी है कि नीचे की तरफ ये जो आप लाइनिंग वाला भाग देख रहे हैं, ये तो आपका क्या हो जाने वाला है, जाइलम। लेकिन इसके ऊपर की ओर आपको जो खाली भाग दिखाई दे रहा है, जिसको बोला गया है फ्लोएम, लेकिन बीच वाला भाग क्या है, तो इसको हमने बोल दिया है कि आप फ्लोएम हैं, आप जाइलम हैं। लेकिन बीच में जो आप हैं, आपको नाम दिया गया है कैम्बियम रिंग। क्या नाम दिया है? कैम्बियम रिंग, मतलब कैम्बियम पट्टी। बोलो, क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर हमसे ए का जो बात पूछी ए की, तो एक क्या है, तो ए है कैम्बियम। क्लियर? अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, अगला क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, मीजोफाइटिक परिस्थिति में प्याज में रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में पूर्णतः क्या बोला है, दिन और रात दोनों में पूर्णतया खुल सकते हैं। इस प्रकार के रंध्र के नाम बताना है। तो इस प्रकार के रंध्र को हम पोटैटो टाइप स्टोमेटा बोलते हैं, जो कॉमन टाइप के स्टोमेटा है, जो दिन में खुलना और रात में बंद होने का काम करते हैं। अगली बात अगर हम देखें तो हमको बोला है, आपको पहचान के लिए एक पादप सामग्री दी गई है, जिसमें कुछ विशेषताएं दी है, जैसे 6 से अधिक संवहन मंडल। 6 से अधिक संवहन मंडल हमको बोल दिए, मतलब बात चली गई है जड़ में। और जड़ की अगर हम बात को समझें तो ये जड़ कौन सी होगी, तो एक बीजपत्री जड़ की अगर बात करते हैं तो उसमें हमको 6 से अधिक संवहन मंडल दिखते हैं। जबकि हम द्विबीजपत्री की बात करते हैं तो उसमें अपने को 2 से 6 संवहन मंडल दिखाई देते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? अगली बात अगर देखें, अगला क्वेश्चन हमें कहा गया है, मोरिकल्चर निम्न को संदर्भित करता है। मोरिकल्चर किससे संबंधित है, तो मोरिकल्चर की अगर हम बात को समझें तो मोरिकल्चर हम यहाँ पर किससे रिलेट करते हैं बेटा, सहतूत से, या फिर अगर हम बात को समझें सहतूत से संबंधित करते हैं, या सहतूत के कृत्रिम रूप से जो पालन की बात है उसको हमने यहाँ पर मोरिकल्चर कहा है। अगली बात अगर देखें तो हमको यहाँ पर चित्र दिया गया है और इसमें हमको कहा गया है कि इस चित्र में आपको क्या विशेषताएं दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली बात, आप देख पा रहे हैं कि भित्ति पर बीजांड लगा हुआ है। तो पहली बात तो क्या हो जाएगी, भित्तीय बीजांड विन्यास। और यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा है जिसको आभासी पट्ट कहा गया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे तरीके से 2 भागों में यहाँ पर अंडा से बटा हुआ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात को समझें तो सबसे पहली बात कही है कि एक कोष्ठीय है परंतु भित्तीय बीजांड विन्यास है, और आभासी पट्ट के कारण आपको द्विकोष्ठीय संरचना दिखाई दे रही, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमको दिया है बेटा,
वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। तो किस तरीके के पौधे में, तो सबमर्ज्ड प्लांट मतलब कि जो जलमग्न पौधे होते हैं उनमें अगर अपन देखें तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होता। और इन्हीं पौधों की अगर बात को समझें बेटा तो इन्हीं को हम बोलते हैं एस्टोमेटिक प्लांट। क्या बोल देते हैं, एस्टोमेटिक प्लांट मतलब अरंध्रीय पौधे, क्योंकि इनमें अगर देखा जाए तो रंध्र भी नहीं होते हैं। अब रंध्र नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें वाष्पोत्सर्जन की समस्या का कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब वाष्पोत्सर्जन हो ही नहीं रहा है तो रंध्र की जरूरत भी क्यों होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विशेष रूप से आर्थिक रूप में कम महत्वपूर्ण प्रजातियों में परपरागित प्रजातियों का प्रजनन कराने का मुख्य तरीका क्या है। समझना, दो चीजें याद रखना, एक प्योर लाइन सिलेक्शन और दूसरा होता है मॉस सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन हमेशा सेल्फ पोलिनेटेड, जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है उन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, ये मेथड देखने को मिलेगी। मॉस सिलेक्शन की अगर बात को समझे तो जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है, कौन होती है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है, उन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में आपको मास सिलेक्शन मेथड देखने को मिलेगी। मतलब ब्रीडिंग की मेथड्स है और इन ब्रीडिंग मेथड का हम यूज कहां पर कर सकते हैं, तो यहां पर हमको बोला है कि आपको परपरागित फसल मतलब क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में आपको यहां पर यूज करवाना है। तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स में आप किसका यूज करोगे, तो मास सिलेक्शन मेथड का। क्लियर। छोटी छोटी परिभाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर अपने को कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, इसीलिए मैं हर बार की तरह आज भी बोल रहा हूं बेटा कि हर परिभाषा को अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि यहाँ पर बात मास सिलेक्शन की हो रही थी लेकिन कहीं से कहीं तक हमको यहाँ पर उसने मास सिलेक्शन का जिक्र नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये जो की पॉइंट था, परपरागित प्रजातियों में प्रजनन करवाया जाता है ना, तो ये कहीं ना कहीं कीवर्ड है। इन कीवर्ड्स के यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनका आंसर पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्व जड़ें उत्पन्न होती है मतलब लेटरल रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम। तो जो लेटरल रूट्स होती है बेटा ये हमेशा आपको वल्कुट क्षेत्र मतलब परिरंभ वाले क्षेत्र से उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक कीट नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग एक धोखा खा जाते हैं, सामाजिक कीट तक पढ़ा और फटाक से यहां पर मधुमक्खी या फिर आप दीमक लगा के चल बसते। तो हमको यही बातें ध्यान रखना एग्जाम में कि सरल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर प्रश्न हमारे पास टफ होगा तो हम उसको सावधानी से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सरल प्रश्न को हम आसानी से समझ करके पढ़ते नहीं हैं और इसी के कारण हमारे सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो सामाजिक कीट नहीं है तो मधुमक्खी 100% है, दीमक 100% है, चींटियां 100% है। तो कौन नहीं है, तो टिड्डा यहां पर सामाजिक कीट नहीं है। ठीक है। अगला, मटर के पौधे में ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन जिसको हम बोलते हैं दल विन्यास किस प्रकार का होता है। तो अगर हम मटर के पौधे में एस्टिवेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन की, तो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन कैसा होता है, वैक्सिलरी होता है। अब यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन में बार बार पढ़ने का बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पर जो हिंदी दे रखी है बेटा इसके हिसाब से आप कुछ और अर्थ निकालोगे, जबकि अंग्रेजी वर्जन पढ़ोगे इसका तो मीनिंग कुछ और होगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, केंचुए में सीटी का कार्य क्या होता है। तो ये एक तरीके का इनका क्या है बेटा, लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब इनका प्रचलन अंग है। अगली बात अगर देखें, इस कीट की मादा अपहासित होती है और फाइकस जैसे पेड़ों के रस का भोजन करती है और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है, तो कीट को पहचानिए। अब फाइकस के पत्ते खाती है और फाइकस के पत्ते की अगर हम बात को समझें
तो बोलो, यहाँ पर अगर हम बात करें रेशम कीट की, तो रेशम के पत्ते खाएगा, लेकिन फाइकस के पत्ते की अगर बात करें तो लाख कीट, जिसको हम लेसिफरलेक्का बोलते हैं, इसकी अगर बात की जाए तो बेटा ये फाइकस के पत्ते वगैरह खा करके यहाँ पर लाख का उत्पादन करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टिड्डे के मुखांक किस प्रकार के होते हैं? टिड्डे के मुखांक की अगर बात को समझे, देखो सबसे पहले आया साइफन प्रकार। साइफन प्रकार के मुखांक की अगर बात को समझे तो ये अपने को दिखाई देंगे तितली में। किसमें दिखाई देंगे? तितली में। बाइटिंग एंड चेविंग प्रकार के, तो बिल्कुल टिड्डे में बाइटिंग एंड चेविंग प्रकार के होते हैं। स्पंजिंग प्रकार के किसमें होते हैं? तो ये अपने को देखने को मिलेंगे जो घरेलू मक्खी होती है उसके अंदर होते हैं। फिर हमको बोला है सकिंग टाइप। सकिंग टाइप की अगर हम बात को समझें तो ये आपको देखने को मिलेंगे मच्छर के पास, एफिड के पास, है ना, इनके पास अगर देखोगे आप तो आपको किसे मिलेंगे? सकिंग टाइप के। अगली बात देखें अपन, तो अगली बात बोली है गेहूं में अर्धबोनी मतलब कम लंबाई वाली किस्मों का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो जो नॉर्मन बोरलॉग थे बेटा, जो एक अच्छे व्हीट ब्रीडर थे, जिन्होंने व्हीट की बहुत सारी ड्वार्फ वैरायटीज डेवलप की थी। अगली बात करें, बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में कई प्रकार के रोम होते हैं। मूल रोम और तने पर रोम उपस्थित अपने कार्यों में भिन्न होते हैं। ट्राइकोम की अगर बात करें तो बेटा ये ट्राइकोम क्या है? तो ये प्ररोह रोम है, जो अपने को किस में देखने को मिलेगा? द्विबीजपत्री तने में। किस में देखने को मिलेगा? केवल द्विबीजपत्री तने में। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जल की हानि को रोकना। क्लियर। अगला काम है, तिलचट्टे में मेलपिगियन नलिका क्या होती है? तो अगर हम केंचुए के उत्सर्जन तंत्र की अगर बात को समझें तो उत्सर्जन तंत्र में अपने को यहाँ पर दिखाई देती है ये। और मेलपिगियन नलिकाओं की अगर बात को समझें तो ये एक तरीके से इनके उत्सर्जी अंग का एक भाग है। क्लियर है। तो मेलपिगियन नलिका के बारे में हमने बात की, तो ये क्या है? तो उत्सर्जी अंग है, जो कि क्या है? तिलचट्टा ही नहीं, हर कीट में अगर उत्सर्जन की अगर हम बात करते हैं तो उत्सर्जन किनके माध्यम से होता है? तो मेलपिगियन नलिकाओं के माध्यम से। अगला प्रश्न है, हमको बोला है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गन, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन कौन है? तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग की अगर बात को समझें तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को हम कंसीडर करते हैं। अगला प्रश्न है, रॉयल जेली, शहद, मधुमक्खी का मोम, ये सारी चीजें किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो क्या ये ड्रोन उत्पन्न करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये रानी उत्पन्न करती है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या वर्कर उत्पन्न करते हैं? बिल्कुल हाँ। तो ये सारी जो चीजें हैं ये प्रोड्यूस कौन करते हैं? वर्कर्स। रानी का केवल एक काम होता है अंडे देना। क्या होता है? अंडे देना। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो रानी का काम हमने बोल दिया है कि अंडे देना है। और अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन का काम क्या होता है? तो ड्रोन का काम होता है मैथुन उड़ान भरना। केवल क्या होता है बेटा? मैथुन उड़ान। अगली बात हमको दी है निम्नलिखित में से किस कुल में यह पुष्प आरेख दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें, ये जो हमको दिखाई दे रहा है जायांग, जो कि हमको कई सारे भागों में दिखाई दे रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि अनगिनत है। फिर हम बात करें एंड्रोसियम, ये भी कई सारी कंडीशन है इसकी भी, ये भी अपने को दिखाई दे रहा है अनंत। फिर अगर हम बात करें, फिर आता है बेटा दलपुंज, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। सभी स्वतंत्र है लेकिन किससे जुड़े हुए हैं? उमंग से। फिर आया है बाह्य दलपुंज, 3 4 5, ये भी इनकी भी संख्या कितनी है? तो बाह्य दल की बात करें तो ये भी 5 है, लेकिन बाह्य दल सभी आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। अब देखो यहाँ पर अपनी ट्रिक अप्लाई होती है 5 5 अनंत और 5 से अनंत। तो अब यहाँ पर हमने जब ये ट्रिक अप्लाई की 5 5 अनंत और 5 से अनंत, तो ये हमने किसके लिए अप्लाई की थी बेटा? मालवेसी फैमिली के लिए। ठीक है। अगला है
चाउरड 1960 ने एक प्रक्रिया को ऐसे परिभाषित किया, द्रुत शीतन उपाय द्वारा पुष्प की क्षमता का अर्जन या त्वरण करना, प्रक्रिया का नाम है। अब इसको अंग्रेजी में देखें तो हमको बोला है इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ फ्लावर बाय अ चिलिंग ट्रीटमेंट। समझना, चिलिंग ट्रीटमेंट की अगर हम बात को समझे ना बेटा, तो चिलिंग ट्रीटमेंट का मतलब अगर देखें हम तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। क्या बोल दिया हमने, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। या फिर इसको हम हिंदी में देखें बेटा तो हमने कहा निम्न ताप उपचार। क्या कहा है, निम्न ताप उपचार। अब ये निम्न ताप उपचार की अगर बात को समझे हम तो निम्न ताप उपचार हम किस में करते हैं, तो हम करते हैं बसंतीकरण में। किस में करते हैं बेटा, बसंतीकरण में, जिसको हम बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वर्नेलाइजेशन। और वर्नेलाइजेशन अपने को किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसी में। क्लियर। अगली बात अगर देखें तो बोला गया है पुष्प आरेख को देखिए और पुष्प चित्र के हिसाब से आपको बताना है कि ये किस में देखने को कंडीशन मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात को समझें तो ये जो कंडीशन है, स्पेशली अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अपने को जो बात कही गई है, पुष्प आरेख में अपने को दो तरीके के पुष्प दिए हैं, नर पुष्प और मादा पुष्प। तो अलग अलग पुष्प है, मतलब यहाँ पर गेहूं तो हो नहीं सकता, धान हो नहीं सकता और मक्का हो नहीं सकती। तो फिर कौन बचा है बेटा, एवेना सटाइवा। क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं सामान्य नाम से, तो एवेना सटाइवा मतलब हम इसको जई के नाम से जानते हैं, है ना। तो उसमें ये कंडीशन अपने को कहीं से कहीं तक अप्लाई होती हुई दिखाई देगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टसर, मूंगा, एरी और मलबेरी किसकी प्रजातियां हैं, तो इनकी अगर बात को समझें तो ये किसके प्रजातियां हैं, सिल्क वर्म की प्रजातियां हैं। अगला है, संकर मक्का को मजबूत बनाया गया। तो संकर मक्का को हमने लाइसिन और ट्रिप्टोफेन नाम के जो अमीनो अम्ल है, इन अमीनो अम्ल की मात्रा बढ़ाने के कारण ही इसको क्या किया गया है, ज्यादा प्रचलित किया गया है। और दूसरी चीज, इन्हीं अम्लों के बढ़ने के कारण ही हम मक्का की संकर प्रजातियों को काफी अच्छे और प्रचलित तरीके से निर्मित कर पाए हैं। और इसी के साथ हमने एक और पेपर कंप्लीट किया और जल्द ही आपके सामने बेटा नेक्स्ट पेपर के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।